91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो पर हम आपके सामने समसामयिक या ज्वलंत मुद्दे लेकर आते रहते हैं। इसी कड़ी में आज आपके बीच अर्थशास्त्र विभाग की ओर से मैं अमित जोशी, आज आपका दोस्त और आपका होस्ट, आपके बीच लेकर आया हूँ भारत और ईएफटीए के बीच हुए समझौते पर कुछ रोचक जानकारी। दोस्तों, अगर सीधे और सरल शब्दों में समझें तो अभी हाल ही में 10 मार्च 2024 को भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया है 4 देशों के एक ग्रुप के साथ। मगर भारत ने एक शर्त रखी कि अगर आपको हमारी मार्केट की एक्सेस चाहिए तो आपको $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो भी अगले 15 सालों में। अगर हम हर साल के हिसाब से देखें तो लगभग $6.5 बिलियन हर साल इन्वेस्टमेंट की तरह भारत में आते रहेंगे। तो ये 4 देश कौन कौन से हैं, इनके ग्रुप का नाम क्या है, इन देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, और इस समझौते से भारत को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये 4 देश कौन कौन से हैं। दोस्तों, यूरोप के 4 देश हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। इन चारों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन या यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसे हम शॉर्ट में ईएफटीए कहते हैं। ईएफटीए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपियन नेशन हेतु एक वैकल्पिक ट्रेड ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था जो यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन में शामिल होने में असमर्थ थे या यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते थे। ईएफटीए ने दोनों क्षेत्रों में यानी इंडिया और यूरोप के इन 4 देशों में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टीईपीए पर साइन किए। भारत और ईएफटीए के बीच ऐतिहासिक समझौते के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होंगे, जैसे बेहतर और लचीली सप्लाई चेन, दोनों पक्षों के लोगों को और व्यवसायों के लिए नए मौके खुलेंगे, जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में वृद्धि तो होगी होगी और इसके साथ साथ नई जॉब भी क्रिएट होंगी, और इन देशों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को हमें मिलेगी। ईएफटीए के साथ इस व्यापार समझौते पर साइन करने के बाद सरकार कुछ समय के लिए जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं इन पर कस्टम ड्यूटी को चरणबद्ध तरीके से या तो ख़त्म कर देगी, जिससे कि घरेलू जो कंज्यूमर हैं उनको कम कीमतों पर घड़ियाँ, चॉकलेट जैसे उच्च गुणवत्ता वाले जो स्विस प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल हो सकेंगे। इसको आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे आप सभी ने रोलेक्स की घड़ियों के बारे में सुना होगा। रोलेक्स जो है ये एक स्विस कंपनी है, और इस एग्रीमेंट के बाद अगर भारत इन पर जो कस्टम ड्यूटी या टैरिफ लगाता था उसे या तो कम कर देगा या ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से जो रोलेक्स की घड़ियाँ हैं वो भारत में क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। इसी प्रकार आपने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के बारे में सुना होगा। नेस्ले भी एक स्विस कंपनी है। अभी तक वो जो अपने इम्पोर्टेड प्रोडक्ट थे यानी कि जिसे वो बाहर से इंपोर्ट करके भारत में बेचते थे, तो वे भी अब भारत में सस्ते हो जाएंगे। बात करें इस एग्रीमेंट की तो इसको लेकर बातचीत जो है वो वर्ष 2008 में शुरू हो गई थी, और लगभग 21 दौर की बातचीत के बाद 16 सालों के बाद 10 मार्च 2024 को इस एग्रीमेंट पे साइन किए गए। ये तो बात हुई ईएफटीए की। अब हम ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टीईपीए जो है ये आखिर क्या है और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए, जो टीईपीए है ये एक व्यापक समझौता है जो वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों, कंपटीशन, सरकारी खरीद, ट्रेड फैसिलिटीज़ और डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट के बहुत से अन्य क्षेत्रों को कवर करता है। इसका उद्देश्य उत्पादों की एक ब्रॉड रेंज पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म करके भारत और ईएफटीए के बीच व्यापार और निवेश के अवसर को पैदा करना है। इसका एक उद्देश्य सर्विस प्रोवाइडर और इन्वेस्टर के लिए निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट मार्केट तक पहुंच की स्थिति को सुनिश्चित करना भी है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट पर कोलैबोरेशन को बढ़ाना है। तो अब आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि भारत इन देशों से क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। भारत जो है वो इन देशों को मुख्य रूप से कपड़े, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मशीनरी,
और फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है, और इन देशों से मशीनरी, केमिकल्स, प्रीसियस मेटल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं इन देशों से इंपोर्ट करता है। तो श्रोताओं, अभी तक आपने इस एग्रीमेंट और ईएफटीए के बारे में जाना है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईएफटीए देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और स्विट्ज़रलैंड के संबंधों की। तो भारत और स्विट्ज़रलैंड ने टेक्निकल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन पर एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत स्विस जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच कौशल प्रशिक्षण सहयोग को लेकर भारतीय कौशल विकास परिषद और विश्वविद्यालय पुणे में इंडो स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आंध्र प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र जैसे संस्थानों के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है। स्विट्ज़रलैंड जो है ये भारत में 12वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसका अप्रैल 2000 से सितंबर 2019 तक भारत में कुल एफडीआई का 1.07% हिस्सा था। अब हम बात करेंगे भारत और नॉर्वे के बीच संबंधों की। भारत और नॉर्वे के बीच सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ब्लू इकोनॉमी पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स का उद्घाटन वर्ष 2020 में किया गया था। अभी तक 100 से अधिक जो नॉर्वेजियन कंपनियां हैं, इन्होंने खुद को भारत में स्थापित किया है, और नॉर्वेजियन फंड एंड ग्लोबल भारत के सबसे बड़े इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर्स में से एक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास में पवन ऊर्जा संस्थान और नॉर्वे के संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग मौजूद है। नॉर्वेजियन कंपनी है एक PIQL करके, ये भारतीय स्मारकों के लिए एक डिजिटल संग्रह बनाने में शामिल है। बात करें भारत और आइसलैंड के बीच संबंधों की, तो भारत और आइसलैंड ने 1972 में सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए, और 2005 से उच्च स्तरीय यात्राओं और आदान प्रदान के साथ अपने संबंधों को भारत के साथ मजबूत किया है। भारत और आइसलैंड डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड मल्टीलैटरलिज्म के समान मूल्यों को साझा करते हैं, और आइसलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में परमानेंट सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन भी करता है। भारत और आइसलैंड ट्रेड, रिन्यूएबल एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर एंड डेवलपमेंट में सहयोग करते आते हैं। अब बात करें भारत और लिechtenstein के संबंधों की, तो दोनों देशों के बीच आपसी रिस्पेक्ट और कॉरपोरेशन पर आधारित फ्रेंडली रिलेशंस हैं। इन दोनों देशों के बीच मामूली द्विपक्षीय व्यापार है, जो 2016-17 में केवल 1.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय यात्राओं का आदान प्रदान किया है। जो लिechtenstein भी है, ये भी UNSC में परमानेंट सीट के लिए जो भारत की उम्मीदवारी है, इसको सपोर्ट करता है। अब अंत में हम इस ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को होने वाले फ़ायदों की बात करते हैं। एक तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो इस एग्रीमेंट का ये है कि ये जो चारों देश मिलकर अगले 15 सालों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि अगर हर साल के हिसाब से देखें तो लगभग हर साल भारत में $6.5 बिलियन भारत में इन्वेस्ट होगा। दूसरा, जो भारतीय उपभोक्ता हैं, इनको हाई क्वालिटी के जो स्विस उत्पाद हैं, ये अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल रेट्स पे भारत में उपलब्ध हो सकेंगे। तीसरे, अगर इसके लाभ की बात करें तो ये भारतीय कंपनियों को इन देशों में अपने प्रोडक्ट को सस्ते दामों पर बेचने की छूट देता है। यानी कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो इन देशों में अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पर बेच पाएंगी। कुल मिलाकर भारत EFTA जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे भारतीय कंज्यूमर के साथ साथ जो भारतीय बिजनेस कंपनियां हैं, इनको भी फ़ायदा होने वाला है, और जो इन्वेस्टमेंट भारत में आएगी उससे यहाँ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को काफ़ी बूस्ट देखने को मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला होगा। अगली बार आपके बीच कुछ नए टॉपिक्स को लेके फिर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।